नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की बड़ी खबरें, जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है इन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी खबर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बताया जा रहा है कि उद्घाटन की शुरुआत पूजा से होगी और इसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि पूजा के बाद गणमान्य लोग नए भवन में लोकसभा के कक्ष और राज्यसभा कक्ष के परिसर का निरीक्षण करेंगे। संभावना है कि कुछ अनुष्ठानों के बाद लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेनगोल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए इसे डिजाइन करने वाले मूल जौहरी सहित तमिलनाडु के पुजारी भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का हिस्सा लेने के बारे में कहा है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। भाजपा के अलावा अन्ना द्रमुक अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी, एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने रविवार को समारोह में भाग लेने की पुष्टि की है। इसके अलावा बीजू जनता दल, श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल सेक्युलर, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई अन्य दल भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है। 28 मई को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 रुपये का नया सिक्का भी जारी होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री इन नए सिक्के को जारी करेंगे और नए सिक्के पर सत्यमेव जयते के साथ संसद संकुल यानी कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स अंकित होगा। करीब 35 ग्राम का सिक्का चांदी, तांबा, निकल और जिंक से बना होगा, जिसकी कीमत करीब 3,800 रुपये होगी। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेनगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेनगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन कर्मयोगियों का भी खासतौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने सेनगोल को लेकर कांग्रेस के आरोपों को झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मठ ने कहा कि हमने सेनगोल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही बातों को सुना है, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। मठ ने अपने बयान में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी ने कहा है कि 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेनगोल का इस्तेमाल और इससे जुड़ा कार्यक्रम झूठ है। हमारे रिकॉर्ड में है कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में धार्मिक संस्कार के लिए हमें आमंत्रित किया गया था। मठ ने कहा कि हमारे अधिनियम ने राजा जी के निमंत्रण का सम्मान किया। हमने एक सेनगोल बनवाया, इसे लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, उनसे वापस लिया और एक विस्तृत अनुष्ठान में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया। इसे नेहरू को भेंट करने वाले स्वामी ने स्पष्ट किया था कि यह सेनगोल खुद शासन करने का प्रतीक है। ये कहना कि यह समारोह फर्जी और झूठा था हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके साथ सेनगोल के इस्तेमाल के महत्व को कम करने की कोशिश है। ये बहुत दुखद है। मठ ने कहा कि आज इस बारे में हम शाम में प्रेस वार्ता करके विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर अपने फैसले पर फिर से विचार करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेनेगोल पर कांग्रेस के बयानबाजी पर पलटवार किया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेनेगोल दिया गया था, लेकिन इसे मामूली छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। वहीं गृह मंत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेनेगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। और विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह इसे लेना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो ये दुर्भाग्य है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बायकॉट की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को वंशवाद से प्रभावित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए ट्वीट किया। और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली अधिकांश पार्टियों में क्या समानता है। उत्तर सरल है, वे वंशवाद द्वारा संचालित राजनीतिक दल हैं जिनकी राजशाही तरीके हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। वहीं अपने अगले ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा कि जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य वंशवादियों के एक चुनिंदा समूह को कायम रखना है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। इन पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए। और एक और अगले ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा, ये वंशवादी दल विशेष रूप से कांग्रेस और नेहरू गांधी वंश एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत के लोगों ने एक विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास जताया है। अभिजात्य मानसिकता उन्हें तार्किक सोच से रोक रही है। जेपी नड्डा ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट की श्रृंखला में आगे लिखा, भारत के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां राजनीति को देश से ऊपर रख रही हैं। इन पार्टियों को जनता फिर से इनकी दलगत राजनीति के लिए दंडित करेगी। और राजनीति से अलग सुप्रीम कोर्ट ने भी नए संसद भवन परिसर के उद्घाटन मामले में संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने पूछा कि इस जनहित याचिका में क्या जनहित है। शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर याचिकाकर्ता कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए और इस तरह नई संसद के उद्घाटन विवाद से जुड़ी याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। याचिका में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की गई थी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, चाहे अदालत रहे या फिर राजनीति का मैदान, ये अब नजर आने लगा है कि जिन लोगों ने इसको एक मुद्दा, जबरदस्ती का मुद्दा बनाया, वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ में अगर कुछ विपक्षी दल आए तो बहुत सारे विपक्षी दल जिसमें कि गैर एनडीए दल शामिल हैं, वो बिल्कुल इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को झटका लगा है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर एनडीए के जो सहयोगी हैं वो तो समारोह में हिस्सा ले ही रहे हैं, 18 दल। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी, जेडीएस और तमाम जो दल हैं वो चाहे बीजेडी हो या फिर वाईएसआर कांग्रेस हो, उन्होंने भी इस समारोह में हिस्सा लेने की बात कही है। तो विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिश थी इस मुद्दे के बहाने, वो भी तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता को ये कहा कि आप पर यही गनीमत है कि जुर्माना नहीं लगाया जाए और याचिका वापस ले ली गई याचिकाकर्ता की तरफ से, वो अपने आप में संकेत है कि किस तरह से बेवजह इसमें न्यायालय तक जाने का काम याचिकाकर्ता ने किया। और हम देख रहे हैं कि लगातार अब बयानों के जरिए, ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री वो अपील भी कर रहे हैं और दरअसल
कांग्रेस के रवैये पर निशाना भी साध रहे हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया होता है। सेंगोल को लेकर जो कुछ जयराम रमेश ने कहा, हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई ट्वीट के जरिए उसका एक जब करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ये कहा कि ये कोई संसद का सत्र नहीं है, नए भवन का उद्घाटन है और सभी को इसमें शामिल होना चाहिए, तो एक अपील भी की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सवाल उठाया जा रहा है तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के जरिए कि कांग्रेस पार्टी का रवैया किस तरह से रहा है, और जब शिलान्यास हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या रहा था, उस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि कैसे शिलान्यास के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने सियासत की थी और अब बायकॉट की सियासत कर रही है। जी बिल्कुल, अब बायकॉट की सियासत कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में शैलेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इस बीच में शैव मठ जो है उन्होंने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है कि वो झूठी बात इस बारे में बोल रही है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां अध्यादेश को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के एक अधिकारी राजशेखर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अलग अलग मामलों में 180 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे थे और इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक चुप हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीरज, जिस तरह से पहले अधिकारी ने, जो विशेष सचिव राजशेखर थे, उन्होंने आरोप लगाया था और अब जैसा उन्होंने आरोप लगाया था लगभग वही चीजें अब सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हैं, तो इसमें क्या लगता है कि अब जांच किस दिशा में जाएगी और क्या आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें तो जरूर बड़ी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय विशेष सचिव ने आरोप लगाए थे उस समय काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आम आदमी पार्टी ने और ये कहा था कि विशेष सचिव झूठ बोल रहे हैं और उनके दफ्तर में किसी भी तरह की जो छेड़छाड़ है वो नहीं हुई है, किसी भी आदमी ने वहां से कोई फाइल या कोई कागजात नहीं चुराए हैं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके कमरे में रात के 2 बजे 16 मई को उनके कमरे में एंट्री हो रही है और उसके बाद उनके कमरे से निकलकर जो बगल का कमरा है वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी कराई जा रही है, क्योंकि जब ये जांच हुई थी कि आखिर कौन लोग वहां गए थे, तो जो बगल वाला रूम है वहां पर फोटोकॉपी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनकी फाइल के, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल या ये कहें कि एक्साइज पॉलिसी और इसके अलावा टॉक टू AK जो प्रोग्राम के तहत जो फाइलें थी उनकी फोटोकॉपी वहां पर मिली थी, तो उनके आरोप बिल्कुल सही थे। और लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को झुठलाती रही। आप अब देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद आम आदमी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा जो आम आदमी पार्टी की बात नहीं मानते। तो ये उनकी स्पष्ट चेतावनी थी और एक तरीके से धमकी थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार था, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी की है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जब एक मीटिंग हो रही थी तो उस समय भी सचिव के साथ बदतमीजी हुई थी, ये बात निकलकर सामने भी आई थी। और यहां पर राजशेखर जो विशेष सचिव है उनके साथ बदतमीजी करना, उनके दफ्तर में घुसकर फाइलें चुराना, तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि आम आदमी पार्टी ने जो करप्शन का खेल खेला था उस करप्शन के खेल को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही थी। लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो विशेष सचिव है उन्होंने ऑलरेडी ही उपराज्यपाल महोदय को लेटर लिख रखा है। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है वहां पर भी उन्होंने लेटर लिखकर जानकारी दी है कि उनके दफ्तर में आदमियों ने घुसकर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चुराया है या उनके साथ छेड़छाड़ की है। तो अब जो उपराज्यपाल महोदय इसमें निश्चित तौर पर कड़ा एक्शन लेंगे और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना होगा कि आखिर किसी सरकारी अधिकारी का ताला तोड़कर उसके कमरे में घुसकर फाइलें चुराने का मकसद क्या था, क्योंकि ये कोई एक कमरा नहीं है, वहां पे और भी कई सारे सरकारी अधिकारी हैं उनके कमरा। तो निश्चित तौर पर ये गोपनीयता की जो हरकतें इन्होंने की है तो उसके प्रति इनको जवाब देना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। और नीरज, हमें याद आता है कि जो विशेष सचिव राजशेखर हैं उन्होंने जब आरोप लगाया था तो मंत्री का भी नाम लिया था कि ये मंत्री के इशारे पर कराया गया है या मंत्री ये फाइल चोरी से कहीं ना कहीं मंत्री का नाम वो जोड़ रहे थे। इस पर क्या
किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, और ये सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपनी कोई बात रखी है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं रखी है। और आम आदमी पार्टी जिस मंत्री का आ रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम है, उन्होंने स्पष्ट संकेत किया था। और आप देखें, सौरभ भारद्वाज जिस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, किस तरीके की बाइटें दे रहे थे। लगातार ये कह रहे थे कि इन अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि ये अधिकारी इनके जो काले कारनामे थे उनकी जांच कर रहे थे, और उन जांचों को रोकने के लिए उन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात लगातार सौरभ भारद्वाज कर रहे थे, ताकि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करके अपना जो काला है उसको सफेद कर लिया जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उनकी पूरी प्लानिंग को चौपट कर दिया है। और अब उनको जवाब देना होगा कि आखिर अधिकारियों के कमरे से, खासतौर से राजशेखर के कमरे से उस फाइल के कागजातों को निकालने का मकसद क्या था। तो अब इनको ये फंस गए हैं और इनको अब जवाब देना होगा। जाहिर सी बात है कि इनको ये जवाब देना पड़ेगा, और सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जोड़ने के लिए इस खबर पर। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीबीआई और ईडी की जांच पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को मामले की सुनवाई से अलग करते हुए नई बेंच के सामने सुनवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जस्टिस गंगोपाध्याय के टीवी इंटरव्यू में इस केस से जुड़ी टिप्पणियां करने के बाद दिया था। अभिषेक बनर्जी के वकीलों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच के मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, दिल्ली से विकास सारथी और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जी। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले विकास के पास चलता हूं। विकास, जिस तरह टीएमसी ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन का पहले बहिष्कार किया और उसके बाद नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रही है टीएमसी, क्या मकसद है? क्यों इस तरह की राजनीति टीएमसी करना चाहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ वो बताते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता बैठक में, और पैसे की कमी का रोना रोते हैं, और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार भी कर रहे हैं। देखिए लालचंद, मैं जो दोपहर को भी बोल रहा था कि ये जो सारे लोग हैं, ये दिल्ली में जाके अपना 2-3 दिन का एक वैकेशन पैकेज लेके पहुंचते हैं वहां पे जी। और ये जो खतरनाक केंद्रीय सरकार है, इन लोगों ने 27 और 28 दोनों दिन का एक प्रोग्राम रखा है। 27 तारीख का नीति आयोग और 28 तारीख का संसद भवन के उद्घाटन। मुश्किल इस बात की है, इन्होंने अपने बीच में बात करके देखा कि अगर हम लोग 28 तारीख को दिल्ली में रहे और उद्घाटन में ना जाए तो मुश्किल है, तो इसका जवाब हम क्या देंगे? तो इससे बेहतर है कि हम नीति आयोग को भी बहिष्कार कर लेते हैं। और इससे फायदा यह है कि हम जिस तरह से केंद्रीय सरकार की जो पैसा है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसका जो जवाबदेही नीति आयोग के सामने करना पड़ेगा, वो जवाबदेही नहीं करना पड़ेगा। और जाके जनता के सामने जो झूठ बोलना है वो झूठ हम बोलते रहेंगे कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है इन लोगों का ये सब अपना स्ट्रेटेजी है, इसको अगर स्ट्रेटेजी हम कहे तो इसी आधार पर इन लोगों ने नीति आयोग को भी बहिष्कार किया और पहले संसद भवन के उद्घाटन को भी बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है और कोई राजनीति हो भी नहीं सकता है। लालचंद, लौटता हूं आपके पास। विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जिस तरह से कि आप वहां पर मामला खारिज हो गया, अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली, अब अभिषेक बनर्जी क्या दोबारा कोई याचिका दाखिल कर सकते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, या फिर अब उनको सीधे जो सीबीआई है और ईडी है उनके सामने पेश होना ही पड़ेगा? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी याचिका को अभी खारिज नहीं किया है। आज नोटिस जारी किया गया है सीबीआई, ईडी और जो याचिका करता थे हाई कोर्ट में उनको, तो वो लोग अपना जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर मेरिट्स पर सुनवाई करेगा जुलाई में। लेकिन जिस राहत की उम्मीद में वो यहाँ आए थे, वो राहत आज उन्हें नहीं मिली है। इस बीच में एक आश्वासन भी दिया गया था कि एजेंसीज ने कहा था कि फिलहाल हम अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं,
तो गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने नहीं है एजेंसी की तरफ से। हालांकि वो ये जरूर चाहते हैं कि पूछताछ में अभिषेक बनर्जी सहयोग करें। और दूसरा एक पहलू यहाँ पर लालचंद जी ये भी है कि हाईकोर्ट में ये मामला क्यों पहुंचा था। जब सीबीआई और ईडी पूछताछ करना चाह रही थी अभिषेक बनर्जी से, तो राज्य पुलिस के अधिकारियों ने ईडी के कुछ अफसरों को समन भेजे, अलग अलग मामलों में उनको थाने बुलाया गया, उनको नोटिस भेजे गए। इसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा था कि ईडी और सीबीआई की जांच में रुकावट भी डाली जा रही है। तो ये दोनों तरफ से मामला चल रहा है। सीबीआई ईडी का ये कहना है कि राज्य पुलिस के जरिए उन पर दबाव डलवाया जा रहा है, जबकि अभिषेक बनर्जी ये दावा कर रहे थे हाईकोर्ट में कि उनका इस पूरे घोटाले से कोई लेन देन नहीं है और उनको राजनीति के चलते इसमें फ्रेम किया जा रहा है, इसमें फंसाया जा रहा है। ठीक है, मैं प्रसेनजीत दा के पास एक बार फिर से चलता हूं। प्रसेनजीत दा, अभिषेक बनर्जी जिस तरह विकास बता रहे हैं कि अब पूछताछ तो होगी ही सीबीआई और ईडी के द्वारा, क्या कोलकाता में फिजा में इस तरह की भी खबरें हैं कि इस पूछताछ के दौरान या उसके बाद अभिषेक बनर्जी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे कि टीएमसी के कुछ मंत्रियों की हुई है? देखिए, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, इसमें जो पहली बार तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया था और करीब 9 घंटा तक पूछताछ किया गया था। बताया गया कि उनको विटनेस के हिसाब से बुलाया गया है। तो अगर विटनेस के हिसाब से है तो फिलहाल जैसे विकास बता रहे थे गिरफ्तारी का ऐसा कोई संभावना नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ अभिषेक बनर्जी अपने जो पब्लिक मीटिंग है और चाहे वो पूछताछ के बाद बाहर निकल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं और मुझे कोई डराने वाला नहीं है, ये सब फर्जी है, ये है वो है, ये सब कहते रहते हैं। तो अगर ऐसा, लोगों की सवाल ये है कि भाई अगर आप कुछ किए नहीं हो, आपका पीछे कोई माने ऐसा कुछ दाग नहीं है, तो आप डरते क्यों हो? आप क्यों इस पूछताछ को नकारने के लिए इस तरह से हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचों में घूमते रहते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं? अगर आपको डर नहीं है तो आप इस तरह से अदालत के दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? एक नागरिक के हिसाब से अदालत के दरवाजे खटखटाने का पूरी अधिकार है, लेकिन फिर आप लोगों को गुमराह क्यों बना रहे हो कि आपका कोई गलती नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आपको सिर्फ विटनेस के हिसाब से बुलाया जा रहा है। तो ये जो दोहरा मापदंड, इसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये 100 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट की घोटाला है। अगर ऐसा भी है तो ये भयंकर है और इसीलिए हो सकता है कि कोर्ट की अलग अलग बेंचों पे घूमना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी। सवाल क्या है, बात क्या है, ये तो आगे जाके पता चलेगा लालचंद जी, आगे जाकर के पता चलेगा और हम आप लोगों से, आपसे और विकास से पता करते रहेंगे कि इस मामले में आगे क्या हुआ। फिलहाल आपका और विकास का, दोनों का, प्रसेनजीत दा और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।